क्या आप किसी भी बुक को इंग्लिश में पढ़कर समझना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप न्यूज़पेपर्स अच्छे से समझ लें? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप किसी भी बुक को इंग्लिश में पढ़कर समझ सकते हैं। ये एपिसोड मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ। हाउ टू अंडरस्टैंड अ बुक। कैसे किसी किताब को इंग्लिश में आप समझें। किसी बुक को समझने के लिए किस-किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? आपके लिए किस-किस चीज़ का जानना ज़रूरी है? तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने जा रहा हूँ और आपको एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड आपको हर रोज़ वीडियो मिलेगा, तो आप नंबर वाइज़ करके आप उन एपिसोडों को देखते जाइए और इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कुछ ही दिनों में, मे बी विथिन अ वीक और 10 डेज़ आपको लगेगा कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो चुकी है और आप बुक को पढ़कर समझ सकते हैं। सो गाइस, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक यानी जो शुरुआती बुक्स होते हैं जिसकी इंग्लिश आसान होती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आसान होते हैं, उनको कैसे समझा जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपको इस वीडियो से फायदा पहुंचता है तो अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और पहचान वालों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, बुक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं वो नाउन बेस्ड सेंटेंस है या वर्ब बेस्ड सेंटेंस है, राइट? एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसके अंदर में सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरा सेंटेंस है स्ट्रक्चर है जहां पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप ये दो स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो आपके लिए बुक समझना मुश्किल हो जाएगा। मैं इन दोनों के वीडियोस को बना चुका हूं। आप सिंपल मेथड टू लर्न टेंसेस प्ले लिस्ट में जाकर आप उन टेंसेस को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने उन टेंसेस को सीख लिया है तो आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो सेंटेंस आपने पढ़ा है बुक के अंदर में उसमें मेन वर्ब है या नहीं। मेन वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। प्रेजेंट के अंदर में इज, एम, आर का हम यूज करते हैं वॉज वर पास्ट के लिए और विल बी फ्यूचर के लिए। फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है तो आपका जो आपको मीनिंग उस एतबार से समझना है। अगर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है तो इन टेंसेस के एतबार से आपको सेंटेंस को समझना है। तो आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस जो बिगर मेन वर्ब के बनता है उनके रूल्स को आपने समझ लिया है और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस को आपने समझ लिया है और प्रीपोजिशंस आपने समझ लिया है तो आप बुक्स को समझ सकते हैं, राइट? तो जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ेंगे वहां पे सबसे पहले हमें देखना है कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। फिर उस सब्जेक्ट के बाद में देखेंगे कि मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो उसका मीनिंग उस एतबार से समझना है और मेन वर्ब है तो फिर देखेंगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है और उस हिसाब से आपको सेंटेंस को समझना है और उसके मीनिंग को समझना है। अगर आप ये समझ चुके हैं फिर दूसरी चीज आपको समझनी है उस वर्ड की मीनिंग। अगर आप कोई भी नया वर्ड देखते हैं तो आप डिक्शनरी में उस वर्ड के मीनिंग को ढूंढ सकते हैं और फिर मीनिंग जानने के बाद में आप उस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं द थर्स्टी क्रो और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द थर्स्टी क्रो, ये हेडिंग है स्टोरी की। थर्स्टी मतलब प्यासा। आप एक नोटबुक अपने साथ रख सकते हैं ताकि आप
जो भी नया वर्ड सीख रहे हैं उसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बिकॉज ग्रामर के साथ में वोकैबुलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्रामर सीख चुके हैं और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो भी आपको इंग्लिश समझने में और बोलने में तकलीफ और दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। सो द थर्स्टी क्रो, थर्स्टी मतलब प्यासा, क्रो मतलब कौवा, ये हेडिंग है। द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। इट वॉज अ हॉट डे। ये सेंटेंस है, सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ढूंढना है, राइट? सब्जेक्ट क्या है? इट वॉज अ हॉट डे। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या फिर जो काम करता हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश के अंदर में। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इट। अब इट के बाद में हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है और फिर ऑब्जेक्ट और हॉट डे है। तो ये आसान है। इट का माना ये होता है इट वॉज अ हॉट डे, ये था एक गर्म दिन। आप इस तरह से पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं वर्ड टू वर्ड। जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वर्ड का मीनिंग क्या है। सो इट वॉज अ हॉट डे, ये था एक गर्म दिन, मतलब ये एक गर्म दिन था। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? अ क्रो के बारे में। तो अ क्रो सब्जेक्ट है, टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है, राइट? अ क्रो सिंगुलर है, यहाँ पे इट सिंगुलर था इसलिए वॉज आया। अ क्रो भी सिंगुलर है, एक क्रो, इसलिए यहाँ पे वॉज आया। पास्ट टेंस में आप सीख चुके हैं वॉज या वर लगता है अगर कोई मेन वर्ब नहीं हो तो यहाँ पे अ क्रो सिंगुलर है। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, वेरी थर्स्टी ऑब्जेक्ट है, वेरी मतलब बहुत, थर्स्ट मतलब प्यासा। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था। हिज माउथ वॉज ड्राई। अब यहाँ पे भी देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हिज माउथ, दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट होगा। हिज मतलब उसका, माउथ मतलब मुंह, उसका मुंह। हिज माउथ दोनों को मिला के, क्योंकि जब आप उसका बोलेंगे तो उसका क्या? उसका मुंह। हिज और माउथ दोनों को मिला के सब्जेक्ट हो गया। अब ये हिज माउथ कितना माउथ है? एक माउथ है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया, राइट? एंड देन ऑब्जेक्ट क्या है? ड्राई। तो उसका मुंह सूखा था, ड्राई मतलब सूखा। हिज थ्रोट वॉज बर्निंग, हिज थ्रोट वॉज बर्निंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे चला, कैसे पता चला कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि वॉज है और फिर वर्ब में आईएनजी लगाया। आपको अगर आईएनजी लगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये कोई कंटिन्यूअस टेंस होगा। वॉज के बाद में आईएनजी लगा है, मतलब उसका गला, हिज थ्रोट, दोनों को मिलाकर सब्जेक्ट बनेगा। उसका गला जल रहा था, बर्न मतलब जलना, जलना, और आईएनजी लगा दिया बर्न में तो ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसका गला जल रहा था। He flew from place to place in search of water. अब यहाँ पे जो flew है ये वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म है flying, सेकेंड flew, थर्ड flown। तो जैसे ही यहाँ पे मेन वर्ब आ गया तो आपको समझना है कि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है या सिंपल फ्यूचर टेंस है, राइट? सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आता है, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आता है। सब्जेक्ट क्या है? ही, क्योंकि जो उड़ने वाला कौन है? ही है, वो यानी कौवा। ही फ्लू, वो उड़ा। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, देखो वो उड़ा। पहले इसको समझ लेना है, पहले आपको सब्जेक्ट और जो वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको सॉल्व करना है। सब्जेक्ट समझ में आ गया कि ही सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म क्या है? फ्लू। तो बस आपको इसको पहले हल कर लेना है। ही फ्लू, वो उड़ा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जगह जगह, दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जगह जगह या एक जगह से दूसरी जगह। ही फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। इन सर्च, सर्च मतलब तलाश, इन उससे पहले इन लगा हुआ है, इन सर्च मतलब तलाश में, ऑफ वाटर, पानी के। जब आप वर्ड टू वर्ड समझ जाते हैं फिर आपके लिए वो सेंटेंस सॉल्व हो चुका है। पहले आप सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सोचिए, अपने मर्जी से कोई भी मीनिंग आपको ठोकना नहीं है, ठीक है? डोंट बीट अबाउट द बुश, ठोकम ठाक नहीं करना, आपको एग्जैक्टली समझना है कि सेंटेंस में
सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सो समझने के लिए आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर सकते हैं। ही फ्लू, वो उड़ा, फ्रॉम प्लेस, जगह से, टू प्लेस, दूसरी जगह, इन सर्च, तलाश में, ऑफ वाटर, पानी के। समझ में आ गया, फिर आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। वो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनीवेयर। आपने पढ़ लिया। बट मतलब लेकिन। अब इसमें आपको सब्जेक्ट निकालना है, राइट। सो सब्जेक्ट क्या है, देयर। बट लेकिन वहां, वॉज नॉट के बाद में आपको देखिए ड्रॉप है, ये कोई वर्ब नहीं है, नाउन है। सो लेकिन वहां नहीं था पानी का एक ड्रॉप, एनीवेयर, कहीं भी। लेकिन वहां पानी का कतरा कहीं भी नहीं था। बट लेकिन देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप, इसको सॉल्व करना है। सब्जेक्ट हो गया, वॉज नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट है, ड्रॉप ऑफ वाटर ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। सो लेकिन वहां नहीं था पानी का एक कतरा, एक ड्रॉप। जब ऑफ लगाते हैं तो इसका ट्रांसलेशन उल्टा करते हैं, पहले पानी का बूंद, राइट। हिंदी के अंदर में पानी पहले आएगा, फिर का, फिर बूंद, लेकिन इंग्लिश में उसका ऑफ लगाने के बाद उल्टा हो जाता है, ड्रॉप ऑफ वाटर। तो पानी का बूंद, लेकिन नहीं था पानी का एक बूंद भी एनीवेयर, कहीं। रिवर्स एंड लेक्स ऑल ड्राइड अप। रिवर्स, नदियां, यहाँ पे आप देखिए एस लगा हुआ है। जब कोई भी नाउन के आखिर में आपको एस दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो प्लूरल है, वो बहुवचन है, जमा है। सो रिवर्स एंड लेक्स ऑल ड्राइड अप। नदियां, लेक मतलब झील, नदियां और झीलें सारी, ऑल मतलब सारी, सूख गई। एट लास्ट, आखिर में, एट लास्ट में आखिर में। ही सॉ अ जग ऑफ वाटर नियर अ हाउस। सो आखिर में ही सा, ही के बाद में वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, आपको समझ जाना है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो ही सा, उसने देखा, अ जग ऑफ वाटर, ऑफ लगा हुआ है तो उसने देखा क्या, पानी का एक जग, नियर अ हाउस, एक घर के नजदीक। ही वेंट टू द जग, अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, आपको समझ जाना, सिंपल पास्ट टेंस है। ही वेंट, वो गया, टू द जग, जग के पास। जग के पास, किसी के पास अगर आपको बोलना है उसके लिए इंग्लिश में टू लगाते हैं। ही वेंट टू द जग, वो जग के पास गया। एंड, और लुक्ड, लुक मतलब देखना, और देखा, इनटू इट, इसके अंदर, यानी जग के अंदर। जग एक बार मेंशन कर चुके हैं तो उसके बदले में यहाँ पे इट, इसके लगा दिया। तो आपको समझना है कि इट से यह मतलब क्या है, यहाँ इट से मतलब जग है। सो ही वेंट टू द जग, वो पानी के, वो जग के पास गया, एंड लुक्ड इनटू इट, और उसके अंदर देखा। देयर वॉज अ लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द जग। देयर वॉज, देयर मतलब वहां, वहां था, अ लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, राइट। ये सॉल्व हो गया आपको। देयर वॉज के बाद में जो वर्ड है उसको आपको सॉल्व कर लेना है पहले। वहां था थोड़ा पानी, एट द बॉटम ऑफ द जग, ऑफ लगा हुआ है इसलिए ऑफ के बाद वाले को पहले बोलेंगे। जग के नीचे, जग के नीचे, बॉटम मतलब पेंदा या नीचे, निचले हिस्से को इंग्लिश में बॉटम कहते हैं। सो वहां था थोड़ा पानी जग के नीचे या जग के पेंदे में। द क्रो कुड सी, कुड का मतलब होता है सका, राइट। द क्रो कुड सी मतलब कौवा सका देख, मतलब कौवा देख सका या देख सकता था, दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सका या सकता था। द क्रो कुड सी, कौवा देख सकता था द वाटर, पानी को। बट लेकिन, ही कुड नॉट रीच इट, रीच मतलब पहुंचना, लेकिन वो नहीं पहुंच सकता था इट, इस तक, मतलब पानी तक। इट किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, पानी के लिए। द क्रो कुड सी द वाटर, कौवा देख सकता था पानी को, बट कुड नॉट रीच इट, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकता था। सडनली ही गॉट एन आइडिया, सडनली मतलब अचानक। जितने भी वर्ड्स में आपको बता रहा हूं, आपके लिए अगर वो वर्ड नया है तो उसको नोट डाउन कीजिए, उसको याद कीजिए। सडनली मतलब अचानक, ही गॉट एन आइडिया, अचानक, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है गेट, गॉट, गॉट। अचानक उसने पाया, एन आइडिया, एक आइडिया, अचानक उसको एक आइडिया मिला या उसने एक आइडिया पाया। ही पिक्ड अप, पिक मतलब उठाना होता है, पिकअप मतलब उठाना, ईडी लग गया मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट है ये। ही पिक्ड अप, उसने उठाया, स्टोन्स,
पत्थरों को कैसे उठाया, 1 by 1, एक एक करके, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब जमीन, फ्रॉम द ग्राउंड जमीन से, एंड ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिराना, एंड ड्रॉप देम और उनको गिरा दिया, इनटू द जग, जग में। द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप, द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप, द वाटर द पानी, स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू होना, द वाटर स्टार्टेड पानी शुरू हो गया, कमिंग आना, अप ऊपर, पानी ऊपर आना शुरू हो गया। सून, सून मतलब जल्दी, सून द क्रो कुड रीच इट इजिली, आपने पढ़ चुके, कुड मतलब सका या सकता था, सून जल्दी ही, द क्रो, क्रो सब्जेक्ट है, जल्दी कौवा, सका पहुंच, यानी जल्दी कौवा पहुंच सका, इट यानी इट से मतलब पानी तक, पानी तक, इजिली आसानी से, जल्दी कौवा इस तक पहुंच सका आसानी से, मतलब इजिली आसानी से। ही ड्रैंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक, ही ड्रैंक, ही सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, ही ड्रैंक उसने पिया, क्या पिया, द वाटर पानी, उसने पानी पिया। ही काउड हैप्पीली एंड फ्लू अवे, ही काउड, काउ, काउ मतलब काव काव करना, सेकंड फॉर्म काउड, थर्ड फॉर्म काउड, ही काउड उसने काव काव किया, हैप्पीली खुशी से, एंड फ्लू अवे और उड़ गया, फ्लू मतलब फ्लाई, फ्लू फ्लोन मतलब उड़ना, फ्लू अवे मतलब दूर उड़ के चला गया, एंड फ्लू अवे वो दूर उड़कर चला गया। मोरल, मोरल मतलब सीख, इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है हमें, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इसको आपको याद कर लेना है मोरल। वेयर, यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। यहाँ जो वेयर का माना कहाँ भी होता है और जहां भी होता है, तो मीनिंग समझने के लिए आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। वेयर, यहाँ पे वेयर का मतलब क्या है, जहां, वेयर जहां, देयर इज अ विल, जहां, ये देयर सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं इसको, ये सेंटेंस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पे वहां बोलना नहीं है। सो वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह है, एक विल तो आपने सीखा है कि फ्यूचर टेंस के अंदर में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये विल वर्ब भी है जिसका माना होता है चाहना, ठीक है, और चाहना वर्ब भी होता है, और चाह, तो यहाँ पे जो विल है इसका माना है चाह, चाहत। वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह है, देयर इज अ वे वहीं राह है, अगर आपको चाहत है किसी चीज की तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो गाइज, दिस वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ बुक। सो इसको आपको, इस स्टोरी को एक बार पढ़ लेना है और इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से मैंने बताया, पहले आप सब्जेक्ट समझिए, फिर देखिए कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, अगर अगर कोई वर्ब टेंस है तो देखिए कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, इस तरह से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं। पहले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कीजिए ताकि आपको सेंटेंस समझ में आ जाए, और फिर जब आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने के बाद में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा उसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से हम बुक को समझते हैं। सो ये पहला वीडियो था, हाउ टू अंडरस्टैंड अ बुक इन इंग्लिश के टॉपिक पे। मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, आप हर एपिसोड को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सो गाइज, मैं चाहता हूं कि आप दो चीज करें, अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला है तो इस वीडियो को आप दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और नंबर 2, अगर आप इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहते हैं और इंग्लिश के एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें, बहुत रिजनेबल फीस के साथ में, 100% गारंटी के साथ में मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। आप आइए और ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।